हेलो गाइस, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर जोरो एनिमे पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो मैनवा आपके लिए लाया हूँ वो काफी मजेदार और रहस्यमयी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैलिक्स राजकुमार जायडस के सामने झुक जाता है और एक नाइट के शपथ लेने का वादा करता है। कैलिक्स को इस तरह देखकर इसेरियन और राजकुमार चार्डिस दोनों एकदम से हैरान रह जाते हैं, मानो कि उनके होश उड़ गए हों। कैलिक्स बोलता है, रेड व्हीलबैरो का कैलिक्स एस्टर इज़ेलबीम की तलवार बनने को तैयार है, जो कि ब्लैक मून को काट देगी। तभी सेरियन बोलता है, एक मिनट रुकिए सर कैलिक्स। इस तरह जल्दबाजी का निर्णय लेने के लिए आपके पास अभी काफी लंबा जीवन पड़ा है। कैलिक्स उसकी बात को अनदेखा कर देता है और कहता है कि मैं कैलिक्स कमजोर लोगों की मदद करना और इस साम्राज्य के प्रति वफादारी की शपथ लेता हूँ। यह देखकर इसेरियन रिचार्डी से बोलता है कि माँ महिम, आपको नहीं लगता कि आपको इसे रोकना चाहिए? रिचार्डिस बोलता है कि सर कैलिक्स, जब मैंने आपको कहा था कि आपको एक पक्ष चुनना चाहिए तो मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। नहीं, अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, तो फिर आखिर क्यों? कहीं यह इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने आपको शिकारी कुत्ता कहा था? कैलिक्स फिर से इनकी बातों का अनदेखा कर देता है और कहता है कि इज़ेलबीम की महिमा के उज्जवल प्रकाश के तहत मैं लॉरेल फ्लिक्स का दूसरा नाइट बनूंगा और अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। ये सब कुछ देखकर इसेरियन और रिचार्डिस को तो मानो को समझ ही नहीं आ रहा हो। फिर कैलिस हंसकर बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस पवित्र शपथ को रद्द नहीं करेंगे। रिचार्डिस बोलता है, तो तुम एक नाइट बनना चाहते हो, है ना? हाँ, हालांकि मेरा व्हाइट नाइट कैवल्री ऑर्डर के सदस्य बनने का कोई इरादा नहीं है। इसेरियन गुस्से से बोलता है, तो तुमने पहले ऐसा बोला ही क्यों? कैलिक्स बोलता है, क्योंकि मैं आपको अपनी ईमानदारी साबित करना चाहता था। बात यह है कि मैं व्हाइट कैवल्री के ऑर्डर में इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं सिर्फ शारीरिक शक्तियों तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि मैं रेड व्हीलबैरो के उत्तराधारी के रूप में सबसे बड़ी शक्ति बनूंगा। माँ महिम, मैं इस स्थिति में आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। रिचार्डी सिर पकड़कर बोलता है कि मैं जिस तरह का आपका साथ चाहता था वो इस सीमा तक नहीं था। मुझे बताइए, जब आपने यह निर्णय लिया तो आप क्या सोच रहे थे? कैलिक्स बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी बहन तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। रिचार्डिस बोलता है, तुम अपने परिवार के प्रति प्रेम के लिए अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। कैलिक्स बोलता है, हाँ, क्योंकि अब समय आ गया है जब मैं ऐसा करूं। रिचार्डिस ये सुनकर थोड़ी देर सोचता है और फिर गुस्से से कहता है कि मैं एक दिन इस बात को पूरी तरह से समझने लाऊंगा। अपने भाई बहनों से एक तरफा बलिदान पाना कितना भयानक लगता है। लेकिन सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ, इल्रिम की महिमा के उज्जवल प्रकाश के तहत मैं रिचार्डिस तारो इलेवेनिया लोरेल विच के एक नाइट के रूप में आपको नियुक्त करना चाहता हूँ, रेड विलवेरो के कैलिक्स। कैलिक्स बोलता है, अच्छा, मैं सच बोलूं तो मुझे विश्वास नहीं था कि आप मुझे अपना लेंगे। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? इस बात पर रिचार्डिस बोलता है कि मैं रेड विलवेरो के लोगों को जानता हूँ और सबसे बढ़कर मैं यह जानता हूँ कि आप अपनी बहन को इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा है, बल्कि यह तो उन लोगों का डर है जिन्होंने अपनी कोई बहुमूल्य चीज खो दी हो। एलेक्स बोलता है, जी माँ महिम। फिर रिचार्डिस बोलता है कि अगर कोई और काम होगा तो मैं आपको क्लॉक के द्वारा सबर करूंगा। क्या आप अभी अपनी संपत्ति में वापस आ रहे हैं? एलेक्स बोलता है, मैं कुछ समय के लिए राजधानी में रहूंगा, मेरा भी कोई काम अधूरा है। अच्छा, वैसे क्या मैं आपसे कुछ पूछूं, आप मेरी बहन के बारे में कैसे जानते हैं? रिचार्डिस बोलता है, मैं कैसे नहीं जानूंगा। एक ऐसी व्यक्ति जो अपने जूनियर से ही पंजा हार जाती है, वो अपनी याददाश्त भी खो बैठती है और फिर बाद में एक हत्यारे को अपने हाथों से ही पीट पीट कर लोगों को मार ही डालती है। यह कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं जानूंगा? कैलिक्स बोलता है कि आपको ये नहीं लगता कि हमने यह सच छुपाया था कि वो एक राक्षसी मानव है, जैसे कि मेरे पिताजी ने उस पत्र में लिखा था? रिचार्डिस बोलता है, अगर रोजी सचमुच एक राक्षसी मानव होती तो वो खतरे में बड़ी मेरी बहन के सामने चुपचाप खड़ी नहीं होती, क्योंकि वो उस प्रकार की व्यक्ति थी। इसी बात से मैं निश्चित हुआ। और हाँ, एक और चीज, डेम रोजन को मत बताना कि मैं उसकी असली पहचान जानता हूँ। कैलिक्स बोलता है, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर के बाद इसेरियन एक पत्र पढ़ता है और रिचार्डिस को कुछ बताता है कि यह कितनी दिलचस्प बात है कि लागोचे राज्य में गृह युद्ध हो रहा है। वे इस बात को छुपाने में बड़े अच्छी तरीके से कामयाब रहे, क्योंकि हमें इस बात का अभी पता चल रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि वर्तमान शक्तिशाली फ्लोटर का विनाश देखना चाहता है।
चाहे वे प्यार में कितने भी पागल हो जाएं, लेकिन उनके पास अपने समर्थन के लिए पर्याप्त शक्ति है, जो कि कठिन साबित होगी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार अकाबे ने उन्हें कैसे बहकाया होगा। रिचार्डिस बोलता है, राष्ट्रीय स्थापना दिवस समारोह के दिन इस तरह के दृश्य देखना, मैं तो चाहता हूँ कि उनका गृह युद्ध जारी ही रहे। फिर सेरिन आगे का पत्र पढ़ता है कि हालांकि मुझे ऐसा कहने के लिए सासू से खेद है, लेकिन मुझे यकीन है कि राजकुमार का असली उद्देश्य इलाबिनिया को लकोचे के खिलाफ सावधान करना था। तभी वहां खड़ी एक लड़की बोलती है कि हम बस इतनी ही आशा कर सकते हैं कि गृह युद्ध हमारे पक्ष में हो। हम उनकी स्थिति को देख रहे हैं, इसलिए कृपया किसी भी अतिरिक्त विवरण के लिए दस्तावेजों की जांच करें। फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी रिचार्डिस बोलता है कि तुम अभी ही जा रही हो, क्योंकि तुम यहाँ आ ही गई हो तो क्या तुम्हें अपने मंगेतर से नहीं मिलना चाहिए? मुझे यकीन है कि सर रेमंड तुम्हें मिलकर खुश होगा। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि विस्काउंट गोल्डर गार्डन की पहली बेटी क्लो होती है, जिसकी शादी सर रेमंड के साथ रच दी गई है। क्लो कहती है कि आप सभी से बेहतर जानते हैं कि वो कितना व्यस्त है। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। इशेरिन बोलता है, वो तो पीछे मुड़कर देखे बिना ही चली गई। रिचार्डिस बोलता है कि वैसे उसने सही कहा, इस वक्त सभी व्यस्त हैं। इशेरिन बोलता है कि आप लेडी क्लो से वो नहीं पूछेंगे जो कुछ समय पहले सर कैलिक्स ने कहा था। रिचार्डिस बोलता है, वो चीज जो डेम रोजिन का चट्टान के किनारे तक पीछा करती रही, उसका लिंग, उसकी आयु और वो चाहता क्या था, कुछ नहीं पता है। हमारे पास एकमात्र यह सबूत है कि वो इलेवेनियस सैनिकों के टेंटों से आया था। रोजिन को देखते हुए उसकी ड्यूटी पर पद छोड़ने की संभावना ना के बराबर है। इसका असली कारण शिकार प्रतियोगिता के दौरान उप कप्तान की मृत्यु थी, क्योंकि उन्होंने उस समय नाथन की जगह उस व्यक्ति को एक काम पर भेजा था जो कि उप कप्तान का सहायक था। शायद उस व्यक्ति का रोजिन से कोई रिश्ता था, और फिर भी उस व्यक्ति को रोजिन पर हमला करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उन्हें रोजिन के जीवित बचने के प्रति सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन असली बात तो यह है कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि वो अपने असली इरादों को छिपाने में विशेष रूप से अच्छे हैं। ये कई मायनों में एक खतरनाक व्यक्ति है। यदि हम सर कैलिस के द्वारा कई कई बातों पर ध्यान दें तो जो चीज रोजी बनकर वापस लौटी और जिसने उसे मारा, वो दोनों छाया ही थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वे इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। क्या वे हमारे दोस्त हैं या शत्रु? अभी ये बताना काफी कठिन है। मुझे इस पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उनका परीक्षण कर सकते हैं। इशेरिन बोलता है, आप सही कह रहे हैं, वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें हम बाकियों के हाथों में छोड़ सकते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए और हर एक बात पर ध्यान देना चाहिए, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ सर कैलिक्स और उसका पिता पर्टैन एक दूसरे से मिलते हैं। पर्टैन बोलता है कि कैलिक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पीछे रहने और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का आदेश दिया था। कैलिक्स बोलता है, मैं तुझे राजकुमार से मिलने शाही महल में आया हूँ। इसके अलावा बहन अस्वस्थ महसूस कर रही थी। पर्टैन बोलता है कि तुम अभी इस समय अपनी बहन को क्या बुला रहे थे? ये सुनकर कैलिक्स एकदम से हैरान रह जाता है और कहता है कि पिताजी, आप उसके बारे में जानते हैं? फिर कैलिक्स मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि इन्हें कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि इन्होंने मेरी बहन को राक्षसी मानव कहा था अफवाहों से बचने के लिए। हालांकि ये यह नहीं जानते कि बहन एक छाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। फिर कैलिक्स बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि आपको पता होगा, क्योंकि आप बहन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी पर्टैन गुस्से से कैलिक्स को पकड़ता है और कहता है कि इतना अहंकारी मत बनो। मुझे लगा था कि तुम आखिरकार अपनी बहन के प्रभाव से बाहर निकल गए हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम उसका पीछे करते हुए मोस्ट ऑफ पेरिस में पहुंच जाओगे। कैलिस घबराकर बोलता है कि मैं आखिरकार रेड विलवैरो के पालने से बाहर अपना पहला कदम रख रहा हूँ। क्या आपको मुझ पर गर्व नहीं है? पैटर्न बोलता है, कैलिक्स, तुम रेड विलवैरो को खतरे में नहीं डाल सकते। तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। कैलिक्स बोलता है, पिताजी, मुझे पता है कि आप जानते होंगे कि प्रथम राजकुमार इस मेले महीने के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिना किसी काम का और एकदम लालची, क्या आप भी यही रास्ता चुन रहे हैं पिताजी? एल्पेडियो अपना पेट तब भी भर रहा होगा जब सभी नागरिक मर रहे होंगे। तो फिर अपने परिवार की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्टन बोलता है, माँ महिम, राजकुमार एल्पेडियो एक ऐसा खतरा है जिसे रोका जा सकता है, लेकिन राजकुमार चार्डिस, वो व्यक्ति महाराज नहीं बन सकता, और उसे महाराज बनना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर पट्टैन ने ऐसा क्यों कहा होगा? फिर हमें पट्टैन की काफी साल पहले वाली बातों को बताया जाता है, जिसमें जो इस समय का महाराजा है वो गुस्सा हो रहा होता है।
जिस कारण वो गुस्सा हो रहा होता है वो इसलिए था क्योंकि सभी लोग प्रिंस एल्पेडियो के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे ही उसने 2 साल की उम्र में ही उसके पवित्र शक्तियों के मामले में सम्राट के स्तर को पार कर दिया था। ऐसा लगता था कि महारानी परिवार की पवित्र शक्तियां उन्हें सौंप दी जाएंगी। किसी भी तरह से यह एक अच्छी बात ही है, क्योंकि अब असली राजा आ चुका है। अब कुछ ही समय है कि सब कुछ बदल जाएगा। महाराजा बोलता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आशीर्वाद की दात लाने में सक्षम होगा, तो फिर इस पीढ़ी में पवित्र शक्तियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? फिर राजा गुस्से से पठान को बुलाता है। उससे कहता है कि क्या मुझे अल्पेडी को मार देना चाहिए? यह सुनकर पठान के तो होश ही उड़ जाते हैं। महाराजा बोलता है कि तुम्हारे इस एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? मुझे लगा था कि यह आपके परिवार की इच्छा थी कि वह इलाबेनिया की रक्षा करेंगे, एक वफादार कुत्ता जो मेरी और साम्राज्य की रक्षा करता है, चाहे वो छोटा सा प्राणी ही क्यों ना हो। अगर वो मेरा सिंहासन लेने की हिम्मत करता है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। पर्टन मन में सोचता है कि यह मेरे परिवार की इच्छा के विरुद्ध होगा कि हम उस प्रतिभा को कुचल दें जो हमें भविष्य में आगे ले जाएगी। महाराज एलपीडी से गुस्सा नहीं है, वे सिर्फ ये चाहते हैं कि वे सिंहासन में रहें। तो इस मामले में फिर पर्टन महाराज से बोलता है कि कैसा रहेगा अगर आप एक बच्चे को ढूंढ लें? महाराज बोलता है, एक बच्चा तुम्हारा क्या मतलब है? पर्टन बोलता है, भले ही वो लोरल वृक्ष का शायद रक्त ना हो, फिर भी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पवित्र शक्तियां होती हैं। जिन बच्चों में शक्ति की कमी है वे एलपीडीओ के खिलाफ लड़ने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। कैसा हुआ यदि एलपीडीओ के लिए कोई चुनौती वाला मिल जाए? महाराज खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा ढूंढो, कोई ऐसा व्यक्ति जो एलपीडीओ से उम्र में बहुत ज्यादा दूर नहीं हो। जिस व्यक्ति को पटेल ने चुना वो एक 7 साल का बच्चा था जिसके पास अपार पवित्र शक्तियां और चमकीले सफेद बाल थे। क्योंकि वह सामान्य परिवार से आता था, इसलिए उन्हें सुनिश्चित किया कि उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिले, कम से कम 2 या 3 साल। उसका नाम रिचार्डिस रखा गया, जो कि एक सम्राट का नाम था जिसका शासन बहुत भव्य था। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा राजकुमार रिचार्डिस ही है। क्योंकि उनकी जड़ें सड़ चुकी हैं, इसलिए उन्हें कम से कम अपने नाम की गरिमा पर भरोसा करके महल में कदम तो रखना चाहिए। ऐसा परिवार ढूंढना सबसे अच्छा होगा जो उनके माता पिता की तरह काम करेगा। जिन क्षेत्रों का मैंने पहले निरीक्षण किया था वह उस बच्चे का जन्म हुआ है। फिर बर्टन विस्काउंट विंटर पोमग्रेट की संपत्ति में पहुंचकर वहां पूछता है कि वो किधर है। वहां का विस्काउंट उन्हें रास्ता बताता है और कहता है कि किसी सामान्य व्यक्ति से विवाहेतर संबंध से बच्चा पैदा करना वो परिवार की सबसे बड़ी कलंक है। लेकिन सामान्य शाही परिवार का हिस्सा बनने का ऐसा अवसर मिलना, मुझे लगता है कि इतालवियों ने अभी तक हमें पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। पठान पूछता है, भविष्य महारानी को इस बारे में कितना पता है? वो विस्काउंट बोलता है, उसे कुछ भी जानने से क्या लाभ होगा? यदि यह परिवार के लिए है तो उसे बिना किसी सवाल के इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सामने खड़ी औरत को देखकर पठान सोचता है कि उसे जस्ट अभी ही एकदम अचानक से बड़ा महत्वपूर्ण मामला पता चला है। चीजों को संभालने का यह कितना भयानक तरीका है। लेकिन खेल अब पहले ही शुरू हो चुका है। अब हमें बाकी इसका सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। और इसी के साथ बर्टन रिचार्डिस को उसकी नई माँ के पास भेज देता है। रिचार्डिस को देखकर उसकी माँ कहती है कि टिया देखो, अब तुम्हारा भाई भी है। रिचार्डिस थोड़ा शर्मा रहा होता है। तभी टिया अपना आग आगे बढ़ाती है, जिसे देखकर रिचार्डिस थोड़ा डर जाता है। लेकिन टिया उसके सिर पर हाथ फिरा के उसे कहती है कि ठीक है रिचार्डिस, तो फिर आज से हमारा ठीक ढंग से ध्यान रखना। और इसी के साथ रिचार्डिस की राजकुमार बनने की कहानी शुरू हो जाती है। अच्छे काम के लिए कुछ लोगों का बलिदान एक ऐसी चीज है जो नियमित रूप से होती रहती है, और कुछ ऐसा जो समय समय पर आवश्यक था। कुछ ऐसा जो कि लेविनिया की शांति के लिए रेड विलवारों को करना पड़ा। लेकिन यह विश्वास जल्द ही सबसे बड़े अफसोस में बदल गया। तिया के मरने के कारण उसकी माँ महारानी मिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और उन्होंने रिचार्ड को थप्पड़ मारकर कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। यह जो भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी तिया को वापिस लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी तिया वापिस चाहिए। लेकिन तभी ही महारानी मिलिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो रिचार्डिस से रोते हुए कहती हैं कि ओ रिचार्डिस, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत कमजोर हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ सहना पड़ रहा है। मुझे तुम्हें सर्दियों के बीच अकेला छोड़ने के लिए माफ कर देना। राजकुमारी सेटिस्टिया के मृत्यु के लगभग 200 दिनों बाद रानी मिलिया भी जेल में डूबकर मर जाती हैं। कोई नहीं जानता था कि यह आत्महत्या थी या उसने कोई गलत कदम उठा लिया, जबकि वह इतने कमजोरी के साथ घूम रही थी। राजकुमारी चार्डिस अपनी माँ के मरने पर रो रहा होता है, तभी पीछे से पठान आता है
और राजकुमार को ग्रीट करता है। तभी रिचार्डिस बोलता है कि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा, अगर यह मेरी वजह से नहीं होता तो एल्पिडियो आज मर गया होता, तो इसीलिए तुमने मुझे चुना था। मैंने सही कहा ना? रिचार्डिस की यह सब सुनकर पैटर्न के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो बस निराशा से अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी रिचार्डिस एकदम से हंसने लग पड़ता है और फिर कहता है कि बहुत खूब, यह तो सचमुच बहुत अविश्वसनीय है। पहले तो आप बिना मांगे मुझे चीजें देते हो और फिर उन्हें छीन भी लेते हो। क्या आपको वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? आपने मुझसे कहा था कि पवित्र शक्तियाँ शाही महल की हैं, तो जो शक्तियाँ मेरे पास हैं वो भगवान के द्वारा मार्गदर्शन की गई हैं, क्योंकि मेरे लिए शाही महल में आना तय था। मैं देख सकता हूँ, मेरे भाग्य में यही लिखा है और यही मेरा भाग्य रहेगा। यह कहकर राजकुमार रिचार्डिस रोने लग पड़ता है। अब आज के समय में नेस्टर रोजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं आपको सुरक्षित वापस पाकर बहुत खुश हूँ। रोजी कहती है, हाँ धन्यवाद। नेस्टर बोलता है, और यही नहीं, मैं अब एक एडवांस नाइट भी बन चुका हूँ। रोजी कहती है, क्या तुम सही कह रहे हो? तो क्या अभी तुम लड़ना चाहते हो? नेस्टर बोलता है, क्या? नहीं। फिर नेस्टर शर्मा जाता है और फिर से कहता है कि प्लीज मेरे बारे में भूल जाइए। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ डेम रोजिन की मुझे उस दिन के किए पर बहुत ज्यादा पश्चाताप है। और हाँ, मैं बस आपके द्वारा स्वीकार किया जाना चाहता हूँ। रोजिन बोलती है, ओह अच्छा ऐसा है, समझ गई। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। फिर रोजी वहां से चली जाती है। बेचारे नेस्टर का दिल टूट जाता है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि आप शायद प्रशंसा चाहते थे, कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रशंसा करूं। नेस्टर उन दोनों को बोलता है कि बाढ़ में जाओ दोनों। फिर रोजिन बगीचे में चली जाती है। तभी उसकी नज़र बगीचे में फूलों पर पड़ती है, जो कि वही फूल होते हैं जो कैरेक्स ने उसे दिए होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। थोड़ी देर बाद उप कप्तान नाथन भी वहां आ जाता है और वो ऊपर की ओर देखता है, लेकिन सामने वाला दृश्य देख वो हैरान रह जाता है, क्योंकि रोजिन पेड़ पर चढ़कर बैठी हुई होती है, जिसे देखकर नाथन गुस्सा करता है कि क्या तुम वापस आकर भी परेशानी खड़ी कर रही हो? बेहतर होगा कि तुम कैप्टन के दफ्तर में होने वाली एक और 3 पक्षी बैठक के लिए तैयार हो जाओ। रोजी कहती है, मेरे बारे में बकवास मत कीजिए, और फिर वहां से चली जाती है। बगीचे से जाने के बाद रोजिन बड़ी सावधानी के साथ सीधे राजकुमार के कमरे में चली जाती है और राजकुमार को सोते हुए देखती है। राजकुमार रिचार्डिस अपने सपने में अभी भी वही उसकी माँ की पुरानी बातें याद कर रहा होता है। तभी रिचार्डिस की आंखें खुल जाती हैं और उसे उसके सामने रोजिन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो एकदम से हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अरे नहीं, ये सपना नहीं है। डेम रोजलिन तुम यहाँ? रोजलिन बोलती है, हाँ मैं हूँ। फिर रोजलिन रिचार्डिस को वो फूल पकड़ाकर कहती है कि ये लीजिए, ये आपके लिए तोहफा है। रोजलिन के द्वारा दिए गए फूलों को रिचार्डिस अपने हाथ में लेता है और उन फूलों की खुशबू सूंघता है कि तभी उसे अपनी माँ के द्वारा कही गई पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जिसमें उसकी माँ ने कहा होता है कि रिचार्डिस, तुम्हें बसंत आने तक इंतजार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर रिचार्डिस मन में सोचता है कि अरे हाँ, जिस चीज का मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था, वो तो। तभी रिचार्डिस एकदम से उठता है और रोजलिन के बिल्कुल पास जाकर कहता है कि रोजलिन, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। रोजलिन कहती है, मामूम आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। यह सुनकर रिचार्डिस खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद कह देता है। फिर रिचार्डिस देखता है कि रोजलिन मिट्टी और पत्तों के साथ भरी हुई है, इसलिए वो मन में सोचता है कि अगर मैं इसे सुंदर कहूंगा तो ये सोचेगी कि मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं ये कह दूँ। फिर रिचार्डिस उसे कहता है कि तुम्हारी आंखें यह बहुत ज्यादा अद्भुत हैं। तभी पीछे से इसेलियन भी आ जाता है और कहता है कि अरे वाह डेम रोजिन, मैंने सुना था कि तुम ठीक हो गई हो, कितनी राहत की बात है। अच्छा रोजिन, वैसे कि तुमने कैप्टन स्ट्रेस को यहाँ आने से पहले रिपोर्ट किया था? रोजिन बोलती है, जब मैं वहाँ गई थी तो वे अपने डेस्क से दूर थे। इसीलिए बोलता है, तुम यहाँ बिना रिपोर्ट किए कैसे आ सकती हो? मैंने तुम्हें बताया था कि वे अपना काम नहीं छोड़ सकते और तुम दोबारा खिड़की से आई। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि अगर तुम गेट से आओगे तो वे तुम्हें नहीं रोकेंगे, तो फिर तुम अभी भी ऐसा क्यों कर रही हो? रिचार्डिस बोलता है, इसीलिए जैसे यह कर रही है उसे करने दो, ये बस अभी अभी यहाँ पहुंची है तो ये थक गई होगी। इसीलिए बोलता है, लेकिन प्रिंस आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रिचार्डिस ये सब सुनकर रोशनी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तभी रिचार्डिस रोजी की तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर इसेरियन सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता, यह तो नामुमकिन है।
फिर रिचार्डिस उसके बालों से एक पत्ता निकाल देता है और कहता है कि ये देखो, तुम्हारे बालों में अभी भी एक पत्ता था। यह सब कुछ देखकर इसेरियन हैरान रह जाता है और रिचार्डिस से कहता है कि माँ महिम, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा कांटों से भरा रास्ता चुनते हैं, लेकिन आखिर क्यों? रिचार्डिस बोलता है, कांटों भरा रास्ता मैंने तो नहीं चुनता। फिर सिरियन मन में सोचता है कि सर कैलिक्स से मिली जानकारी के अनुसार डेम रोजन जैसे दिखने वाली वह चीज एक रहस्यमयी प्राणी है जो कि शैतानी ऊर्जा की जड़ है जो युगों से जीवित है। मैं हैरान था कि मामहीम ने कितनी सहजता से यह जानकारी स्वीकार की, लेकिन इस नजर से मैं बता सकता हूँ कि वो सिर्फ इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल में वे इसे और ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यह पूरी तरह से सहज है। फिर सेरियन रिचार्डी से बोलता है कि हमने पोर्सियन महल से अजीब हरकतें पकड़ी हैं। वे इस सभी हंगामे के बीच गुप्त रूप से बाल्टा से संपर्क पे हैं। रिचार्डिस बोलता है, पोर्सियन महल से? तुम्हारा मतलब एलपीडीयू के क्वार्ट्स महल से नहीं? अगर यह पोर्सियन महल है तो यह पक्का पांचवा राजकुमार दियाज है। क्या दियाज एलपीडी के लिए बिचौलिए का काम कर रहा है? इसेरियन बोलता है, खैर इस बार यह पांचवें राजकुमार का अकेले का काम लगता है। फिर झाड़ी सोचता है कि दियाज हमेशा एलपीडी से प्रभावित नजर आता था, लेकिन अब वो बाल्टा से अपने खुद के रिश्ते बना रहा है। दियाज, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इस तरह पर सिंहासन के लिए मुख्य प्रतियोगी प्रथम और द्वितीय राजकुमार और उनके गुट हैं। हालांकि सम्राट ने इसकी घोषणा नहीं की होगी, लेकिन क्राउन प्रिंस को आंतरिक रूप से एलपीडी के रूप में तय किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे उस कमीने को सम्राट बनने की अनुमति देंगे जो कि सड़कों से उठाया गया हो। कितनी अजीब स्थिति है यह बात कि पहले राजकुमार को इस सच के बारे में पता ही नहीं है। आंतरिक परिस्थितियां जो भी हों, ऊपरी तौर पर तो यह एक भयंकर प्रतिस्पर्धा की तरह लग रही है। यही कारण है कि अन्य राजकुमार सिंहासन की लड़ाई में पैर नहीं रख पाए हैं। यहाँ तक कि सबसे उच्च उम्मीदवार भी, जैसे कि तीसरा राजकुमार टेलिंडे, जो कि एल्पीडियो का छोटा भाई है, वो भी अपने भाई की तरह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। लेकिन जब रानी ने उसे अपना गुट बनाते और अपनी सेना का विस्तार करते हुए पकड़ा तो उसे फटकार लगाई गई, इसलिए वो युद्ध से चुपचाप पीछे हट गया। और चौथा राजकुमार लाहेंसी, क्योंकि उन्हें कभी सत्ता की चाहत ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही उत्तराधिकारी से दूरी बना ली थी। ऐसी स्थिति में पांचवें राजकुमार के लिए संभावना है। क्या वह पहले और दूसरे राजकुमारों के बीच की लड़ाई के बीच की खाई को बेचने की योजना बना रहा है? क्या त्याज का असली उद्देश्य सिंहासन को पाना है? रोजन रिचार्डिस को देखकर समझ जाती है कि इस कमरे में आकर चल क्या रहा है, लेकिन उसे भूख वो लगी होती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है कि वो उसे नहीं कहे। तभी उसके पेट से आवाज आती है, जिसे देखकर रिचार्डिस बोलता है कि नेम रोजन, क्या तुम कहीं भूखी तो नहीं रह गई? यह सुनकर रोजन एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मामा ही, मैं भूखी हूँ। रिचार्डिस मन में सोचता है कि यह कितनी प्यारी है। फिर वो रोजन से कहता है कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। कैसा रहेगा कि तुम घर चले जाओ और थोड़ा सा आराम करो? रोजिन बोलती है, नहीं, मैं आपकी सुरक्षा करूंगी मामा हिम। तभी शेरिन बोलता है, अरे हाँ डेम, तुम सड़कों पर क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि वहाँ एक त्योहार लगा है। सड़कों पर हर जगह बहुत सारा खाना और देखने लायक चीजें हैं, खास तौर पर खाना। जारी सोचता है कि उसने अभी अभी खाने का जिक्र 2 बार नहीं किया। रोजी बोलती है, खाना? लेकिन मैं मामा हिम के साथ ही रहूंगी, इनके पास पहले की तरह ज्यादा गार्ड्स नहीं है। रिचार्डिस बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हत्यारे बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। रोजिन को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, जिसे देखकर रिचार्डिस सीधा उसे कैप्टन स्टेस के पास ले जाता है और वहाँ कैप्टन स्टेस से कहता है कि तुम मुझे त्योहार पर कुछ जरूरी काम निपटाना है, क्या तुम इसे बाहर जाने की अनुमति दोगे? कैप्टन स्टेस बोलता है कि तो आप यह कह रहे हैं कि इस जरूरी काम के कारण जिसका आपको त्योहार पर ध्यान रखना है, आप डेम रोजलिन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? लेकिन डेम रोजिन ने अभी तक रिटर्न रिपोर्ट प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। कुछ समय बाद रिचार्ड इस बार खड़ा होता है, तभी वो पीछे घूम के बोलता है कि तो तुम्हारी बातें खत्म हो गई? कैप्टन स्टेस कहता है कि क्योंकि आपने कहा था कि जरूरी काम है, इसलिए मैंने इसे कम ही डांटा। रोजिन मन में सोचती है, वो कम था? कैप्टन स्टेस बोलता है, डेम रोजिन, एक बार जब आप सैर पूरी कर लें तो कृपया व्हाइट नाइट शिष्टा आदेश के नियमों को याद करने के लिए वापस आएं। यह सुनने पर रोजिन रिचार्डिस की तरफ देखती है, लेकिन रिचार्डिस अपना मुंह घेर लेता है और मन में सोचता है कि मैं इसके लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और फिर कहता है कि चलो, हमारा जाने का समय आ गया है। कैप्टन स्टेस मन में सोचता है कि वैसे इन्हें हमेशा से नापसंद था कि त्योहारों के दौरान कितना शोर होता है, लेकिन फिर भी यह सड़कों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हाल ही में हमें कई नए पहलू दिखा रहे हैं। फिर कैप्टन स्टेस बोलता है, हम केवल
न्यूनतम संख्या में गार्ड का चयन करेंगे ताकि हम आपकी योजनाओं में हाथ न डालें। और इसी के साथ कैप्टन स्टेस एडवांस नाइट्स पार्डिक, एगनेल, लेविन और बेसिक नाइट्स बास्टिन, स्टैन और क्लोड को राजकुमार की रक्षा के लिए चुन लेता है। फिर एसेरियन रिचार्डिस और रोजिन को वोट्स दे देता है और कहता है कि क्योंकि आप दोनों के बालों को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, इसलिए अपने वोट को नीचे करने की कोशिश ना करें। इस दिन सड़कों पर रात भर लाइटें जलती रहती हैं, जिससे रात का अंधेरा मिट जाता है और लोग अपने घरों में काली चीजें छिपाते हैं, चमकीले रंग के कपड़े पहनते हैं। यह सब कुछ पहली सफेद रात में होता है और यह छाया रात का जश्न मनाने का त्योहार है। त्योहार में अलग अलग खानों को देखकर रोशनी बड़ी खुश हो जाती है, जिसे देखकर रिचार्डिस भी खुश हो जाता है। फिर रिचार्डिस बोलता है कि अच्छा, वैसे क्या तुम सब त्योहार की भावना के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं कर सकते? सभी गार्ड्स एकदम से सीरियस होते हैं। फिर रिचार्डिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें नए नामों की जरूरत है, तो फिर मैं यंग मास्टर के नाम से जाऊंगा। तुम लोग एक दूसरे को अपने निकनेम से क्यों नहीं बुलाते और बोलते समय थोड़ा ढीला हो जाना। और इसी के साथ एडवांस नाइट सर पार्डिक्ट, हैगलन, लेविन और सीरिन का नाम पर हनी, लूलू और चीची पड़ जाता है। और बेसिक नाइट बास्टियन, स्टैन और क्लोड का नाम बिस्तान, क्रीम और चूचू पड़ जाता है। और रोजलिन अपना नाम रोज रख लेती है। फिर सर पैराडिक्ट कहता है, अरे रोज, दूसरी गली में बार में वाकई बहुत स्वादिष्ट वृद्ध हिरन का मांस है, कि तुमने इसके बारे में सुना है? रोजनी बोलती है, कितना सभ्य है, मुझे रोज मत बुलाओ। सर पैराडिक्ट गुस्से में बोलता है कि मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम रोज हो। तभी पीछे से रिचार्ड से एक मीट का टुकड़ा लेकर आता है और कहता है कि ये लो रोज, तुमने कहा था ना कि तुम भूखी हो। थोड़ी देर बाद रोशन की नजर कुछ नेकलेसों पर पड़ती है, जिसे देखकर रिचार्ड कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये पसंद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद दूंगा। रोशनी कहती है कि मेरे पास अपने पैसे हैं, अगर मैं इनको नहीं चुकाऊंगी तो मुझे एक ड्रामी जगह भेज दिया जाएगा। फिर रोजिन नीले हीरे वाले नेकलेस को उठा लेती है और कहती है कि मैं ये वाला खरीदूंगी। दुकानदार उसे वो दे देता है। रिचार्ड कहता है, ये काफी सुंदर और चमकीले हैं। रोशनी कहती है, हाँ ये काफी सुंदर है, बिल्कुल आपकी आंखों की तरह यंग मास्टर। रिचार्डिस बोलता है, ये तुमने इन्हें इसलिए खरीदा? रोशनी बोलती है, हाँ ये सुंदर है। रिचार्डिस शर्माकर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, मैंने सुना था कि मेरी आंखें हीरों की तरह लगती हैं। अरे ये देखो रोज, मेरी ये बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह लग रहा है। रोशनी कहती है, हाँ सच कह रहे हो, ये काफी सुंदर कलर है, क्योंकि मेरी आंखें भी सुंदर हैं। रिचार्डिस रोशनी की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, काफी ज्यादा सुंदर है। ये सब देखकर तीनों बेसिक नाइट्स हैरान रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि माँ मैंने आपको क्या कांटों के रास्ते में चलना जरूरी था? यह कहना कि वो नेकलेस सिर्फ इसलिए सुंदर है क्योंकि वे आपकी आंखों की तरह दिखते हैं, आप एक छोटे बच्चे नहीं हो। तभी सर पार्टी आता है और कहता है कि रोज मुझे एक जगह मिल गई है जहाँ विशाल किताबें मिलती हैं, ये उस गली में है। रोजिन का पूरा ध्यान खाने पर ज्यादा जाता है और वो पार्टी से पूछती है कि वो गली कहाँ है। फिर रिचार्डिस भी उन नेकलेस को खरीद लेता है और रोजिन वहां से चली जाती है। फिर रोजिन उन कटारों को लेकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद रोजिन को एहसास होता है कि वो एक सुनसान जगह पहुंच गई है। वो मन में सोचती है कि बाकी के सब कहाँ गए। मुझे लगता है कि यह गली त्योहार का हिस्सा नहीं है, ये उस जगह से अलग लगती है जहाँ मैं पहले थी। और ईश्वरियन ने कहा था कि अगर आप भीड़ में खो जाएंगे तो ग्रैंड स्क्वायर फाउंटेन के सामने मिलना। मेरे हिसाब से मुझे वहीं जाना चाहिए। तभी पीछे से दो गुंडे आते हैं और रोजिन से कहते हैं कि ओए मिस, क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि आपको ड्रामे जगह से दूर रहना चाहिए? आज जैसी रातों में तो तुम्हें खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। क्या होगा अगर तुम्हारा सामना हमारे जैसे लोगों से हो जाए? तभी एक व्यक्ति पीछे से रोशनी के कंधे पर हाथ रखता है और उन गुंडों से कहता है कि रुक जाओ, यह व्यक्ति मेरे साथ है। रोशनी को उस व्यक्ति की आवाज जानी पहचानी लगती है। एक गुंडा चाकू दिखाकर बोलता है कि ओह अच्छा, ऐसी बात है, क्या कोई कारण है कि हमें चुपचाप वापस लौट जाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ है? वो व्यक्ति बोलता है, जरूर है, ये तुम्हारे लिए अधिक लाभदायक होगा। ऐसा कहकर वो व्यक्ति उन गुंडों को अपनी डरावनी आंखें दिखाता है, जिसे देखकर दोनों गुंडे डर जाते हैं। और उनमें से एक गुंडा कहता है कि अरे रुको, क्या यह पश्चिम के अंधेरे का मुखौटा नहीं है? हम आपको पहचान नहीं पाए क्योंकि सड़कें बहुत अंधेरी थी। वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे तुम्हें खुद को समझाने के लिए समय देना होगा। तभी वे गुंडे वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। रोजिन सोचती है, भले ही मुझे वो समझ ना रहा हो, लेकिन समस्या खत्म हो गई है। तभी वो व्यक्ति रोजिन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि क्या तुम खो गई हो?
जब वे वहां से जाने लगते हैं तो कई और लोग भी उनकी तरफ देखते हैं, जिसे देखकर रोजन सोचती है, हत्या का इरादा, चतुरता, जिज्ञासा, इनकी निगाहें मुझे परेशान कर रही हैं। क्या वे पहले जैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे? तभी वो व्यक्ति बोलता है, चिंता मत करो, कोई भी हमारा पीछा नहीं करेगा और कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर वह व्यक्ति अपना होठ नीचे कर देता है और कहता है कि अगर तुम सीधा इस रास्ते से जाओगी तो तुम स्क्वायर पहुंच जाओगी। मुझे कुछ काम है, इसलिए हम दोनों को रास्ते बदलने होंगे। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पांचवा राजकुमार डियाज होता है। डियाज रोजिन से कहता है कि रोजिन, क्या तुम इस सच को छुपा कर रख सकती हो कि तुम मुझसे यहाँ मिली थी? मैं असल में खो गया हूँ, तो कृपया इसे रहस्य ही रखें, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ, ठीक है? रोजी बोलती है, ठीक है, यह एक रहस्य है। जहाज वहां से जाने से पहले बोलता है कि और हाँ, मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत वापस आ गई हो। रोजी कहती है, मुझे भी मुझे भी खुशी है कि आप सही सलामत हो। फिर दिया शर्मा कर वहां से चला जाता है और रोजी भी थोड़ी देर के बाद स्क्वायर के लिए निकल जाती है। स्क्वायर में पहुंचने के बाद रिचार्ड इस रोजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन रोजिन हैरान रह जाती है कि उसे डांट नहीं पड़ी। तभी पीछे से सर पार्टिट गुस्से से आता है और कहता है कि रोज, मामई, मेरा मतलब यह मास्टर तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे। वो एक कुत्ते के बच्चे की तरह चिंतित थे, जैसे कि उन्होंने अपना मालिक खो दिया हो। तभी पीछे से दिनों से सिर पर मारता है और कहता है कि तुम ये किस तरह कह रहे हो? फिर चार्लिस रोजिन को बोलता है कि रोज, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रोजिन कहती है नहीं। रिचार्ड इस रोजन की ओर देखता है और कहता है कि तो फिर इस स्थिति में मैं सच टेस्ट को सूचित करूंगा कि गार्डियन नाइट ने अपनी सुरक्षा का विषय खो दिया है, ताकि तुम्हें बाद में डांट पड़ सके। ये सुनकर रोजन कैप्टन स्ट्रेस के बारे में सोचती है और डर जाती है। रोजन उसे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रिचार्ड इस अपनी आंखें घेर लेता है। लेकिन तभी उनकी नजर सामने पड़ती है, जहाँ बहुत सारे पंडित आ रहे होते हैं। पंडितों के आने के कुछ समय बाद ही सभी लोग इकट्ठा होने लग पड़ते हैं। तभी उन पंडितों के साथ एक और व्यक्ति भी साथ में आता है, जिसे देखकर शेरन बोलता है, ऐसा लगता है कि आज पोटिफेंसी लेहेंसी प्रचार करने जा रहे हैं। लेहेंसी एक किताब को पढ़कर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो फिर अब क्या, मैं इसे सुनाऊं? ये व्यक्ति पवित्र राज्य का पिछला चौथा राजकुमार पोंटिफेक्स लेहेंसी होता है। यह वही चौथा राजकुमार है जिसकी बातें रिचार्डिस सिंहासन के लिए कर रहा था। नाइट हैगनर इनको बताता है कि वाइल्ड नाइट से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए पोंटिफेक्स में सब उपस्थित रहते हैं और पवित्र पहाड़ से शास्त्र पढ़कर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। रिचार्डिस उसे देखकर सोचता है कि ये कमीना, क्या यह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर सकता? लैंसी मन में सोचता है कि उफ, मैं थक गया हूँ, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। फिर लैंसी अपना हाथ उठाकर शास्त्र पढ़ने लग पड़ता है। वो कहता है कि इलेवेनिया के महल के किनारे पर एक पूर्णिमा चमक रही है और इस तरह हम नागरिकों पर छायाहीन रात छा गई है। सभी लोग अपने घुटनों पर उसके सामने गिर जाते हैं। रिचार्डिस भी अपने घुटनों में आकर मन में सोचता है कि यह इस तरह क्यों बोल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इसके सामने झुकना पड़ रहा है। फिर लेंसी अगले शास्त्र को पढ़ता है कि शुरुआत में क्लिंट इटालियन के अंधेरे ने दुनिया को तबाह कर दिया, जिसने घास के एक पत्ते को भी उगने नहीं दिया। फिर लेंसी अपना कान आगे बढ़ाता है और लोगों से पूछता है कि वो अस्तित्व कौन है जिसने अराजकता को मिटाया और प्रकाश को सामने लाया। चिल्लाओ और बताओ वो कौन था। सभी लोग धीमी आवाज में ईदिल बिम बोलते हैं। इस पर लेंसी बोलता है कि मैं तुम्हें जोर से नहीं सुन पा रहा हूँ, ये क्या था? जोर से चलाओ और बोलो। तभी भीड़ में एक छोटी बच्ची जोर से चिल्लाकर इटालियन कहती है, जिसे देखकर लेंसी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, वो इदिल बीम था, बुद्धिमान छोटी लड़की। क्योंकि तुम इतनी अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें यह पवित्र पाठ इनाम के रूप में दूंगा। क्योंकि यह सोने से बना है, इसलिए यदि तुम इसे बेचने का निर्णय लेती हो तो ये काफी अच्छी कीमत प्राप्त करेगा। ये सुनकर रिचार्ड से हैरान रह जाता है और मन में सोचता है कि क्या इसे यह कहने की अनुमति है। फिर लैंसी आगे बोलता है कि अब वो छायाहीन रात क्या है जो हर साल वापिस आती है। यह उस पहली रात को बताता है जब विदेर भीम ने हमसे अंधकार चुराया था। एक ऐसी रात जब पवित्र शक्तियां अपने चरम पर पहुंच जाती हैं, जब रात का पर्दा गायब हो जाता है और दुनिया प्रकाश के आशीर्वाद से भर जाती है। सभी रचनाएं पुनर्जीवित हो गई, खिलेंगी और आएंगी। आशीर्वाद की यह रात देवताओं के एक ऐसे दायरे को खोलती है जिसे मनुष्य समझ नहीं सकता, और छायाओं का गायब होना इस घटना का प्रमाण माना जाता है। हालांकि मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। उसका एक नाइट पीछे मन में सोचता है कि यह हमेशा अंत में कुछ न कुछ क्यों जोड़ देता है।
फिर लेंसी आगे बोलता है कि वैसे भी देवियों का आशीर्वाद ईगल के साथ झील में उतरा। ब्ला ब्ला, प्रथम स्मराट और आशीर्वाद और शक्ति की रात। मुझे इस भाग में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इसे नमक के दाने के साथ लें। सभी वर्तमान सम्राट की प्रशंसा करते हैं। अब हम पवित्र साम्राज्य रेनिया के वर्ष 589 में आते हैं। पोर्टिफेंस लेंसी आप सभी को देवियों के स्थान पर आशीर्वाद देता है। स्वस्थ रहें और कम बुराई करें, यह मेरे उपदेश का अंत है। समाप्त। अरे हाँ, मैंने उन घड़ों में भरे पानी को आशीर्वाद दिया है, इसलिए सभी लोग जाने से पहले एक गिलास पानी पी लें। हालांकि यह सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम यह सर्दी जुकाम जैसी हल्की बीमारियों को ठीक कर सकता है। सभी लोग उस पानी को पीने के लिए दौड़ जाते हैं। सर पार्टिकल बोलता है कि यह कितना थकाने वाला काम है। अगर उसने उन सभी घड़ों को पवित्र जल से भरा होगा तो कम से कम कुछ हफ्ते लग गए होंगे। यह प्यार का कितना बढ़िया उदाहरण है। रोजी बोलती है, पवित्र जल। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह स्वादिष्ट होगा। असर पार्टी बोलता है कि प्लीज, यह सिर्फ पानी है। इसमें पवित्र शक्तियों का स्पर्श है, जो कि हमारे यंग मास्टर के आशीर्वाद के समान है। रिचार्ड मन में सोचता है कि पवित्र शक्तियाँ, आशीर्वाद, अगर मैं ढंग से सोचूं तो उस समय मैंने अपनी पवित्र शक्तियों का उपयोग तब तक किया जब तक मैं इसकी सीमा तक नहीं पहुंच गया था। हालांकि दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के साथ हाथ नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि जब राक्षसी शक्ति अस्थिर होती है तो क्या हो सकता है। शायद मैं रोजिन को मदद करने के बजाय उसे ज्यादा खतरे में डाल सकता था। अगर रोजिन को कुछ हो जाता तो मुझे लगता है कि मुझे राक्षसी शक्तियों के बारे में थोड़ा और जानना होगा। एक ऐसी सुविधा जो पवित्र और राक्षसी शक्तियों के अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करती है और बेहतर जानकारी रखती है। मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही उससे मिलना होगा। फिर अगले दिन रोजेन और रेमंड लेटिसिया और एवरार्ड को नई तलवारें देते हैं, जिसे देखकर वे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि लेकिन आप हमें ये क्यों दे रहे हैं। रेमंड बोलता है कि लेटिसिया और एवरहेड, तुम्हारी आधिकारिक बढ़ोतरी के लिए बधाई। तुमने लिखित और व्यावहारिक दोनों परीक्षाएं पास कर ली हैं, इसलिए यह एक स्पष्ट परिणाम है। नाइट्स के आधिकारिक सदस्य बनने पर बधाई। अपने जूनियर्स को तलवारें उपहार में देने की परंपरा है। हेबरेट बोलता है, हे भगवान, इन रोजे ने खास तौर पर हमारे लिए बनाया है। लेटिसी बोलती है, हम बहुत खुश हैं, यह सब इन रोजे की शिक्षाओं की बदौलत ही संभव हो पाया है। हेबरेट बोलता है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान हम के सभी हमलों को देख सकते थे। क्या ऐसा ही महसूस होता है जब आप हमारा सामना करते हैं, डेम रोजलिन। फिर दोनों रोजिन को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैं इस तलवार को पीढ़ियों तक अपने परिवार की विरासत के रूप में सजो कर रखूंगा। रेमंड मन में सोचता है कि यार, कोई मुझे भी धन्यवाद कह दो। मैं ही था जिसने रोजन को परंपरा के बारे में बताया और एक मास्टर शिल्पकार से तुम्हारी तलवारें बनाई। फिर लेटिसिया बोलती है कि अगर यह ठीक है तो क्या हम अभी भी अपने काम के घंटों के बाद आपसे सीखने आ सकते हैं, डेम रोजिन। एवरेट बोलता है, हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है और हम आपकी यथा संभव मदद करना चाहते हैं। रोजी पूरे जोश के साथ बोलती है कि एवरेट, लेटिसिया, ठीक है फिर, क्योंकि तुम आगे बढ़ चुके हो, मैं तुम पर आसानी से हमला नहीं करूंगी और अपनी पूरी ताकत से तुम्हें निशाना बनाऊंगी। एवरेट लेटिसिया बोलते हैं, आप हम पर आसानी बरता रही थी। तभी रेमंड बोलता है, अब आज के लिए बस इतना ही, रोजी को एक और पड़ाव पर जाना है। फिर दोनों रेमंड और रोजिन प्रशिक्षण केंद्र में पहुंच जाते हैं। वहाँ सभी नाइट्स रोजिन और रेमंड का आदर कर रहे हैं। रेमंड भी उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि हम यहाँ केवल ये देखने के लिए आए हैं कि क्या डेम रोजिन के नए जूनियर नाइट्स की भूमिका निभाने के लिए कोई प्रतिभा मौजूद है या नहीं। क्योंकि वे दोनों आगे बढ़ चुके हैं, संभवतः आपके लिए यह सर्वोत्तम होगा कि आप ड्यूटी के दौरान सहायता के लिए नए नाइट्स की भर्ती करें। रोजिन कहती है, लेकिन रेमंड, मुझे अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। रेमंड बोलता है, तुम्हें आवेदन की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गई कि तुम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। रोजी बोलती है, मैं प्रसिद्ध हूँ। रेमंड कहता है, और नहीं तो तुम वो शक्तिशाली योद्धा हो जिसने महामारी में राजकुमार रिचार्डिस को बचाया। हर कोई तुम्हारा सम्मान करता है और तुम्हें पसंद करता है। इनमें से एक चुन लो जो तुम्हें पसंद आया। तुम्हें बस इतना कहना है कि तुम मेरे जूनियर नाइट बनो और वे इतने सम्मानित होंगे कि वे आपके चरणों में गिर पड़ेंगे। वैसे ये सिर्फ एक उदाहरण है, बेहतर होगा कि तुम पहले इन सबको देख लो। रोजी सीधा एक बच्चे के पास जाती है और थोड़ी देर उसे देखने के बाद मन में सोचती है कि भले ही यह हल्की हो, लेकिन यह अनुभूति, इसमें कोई गलती नहीं है। यह एक राक्षसी मानव है। बच्चे को जुड़ने पर सभी नाइट्स हैरान रह जाते हैं और यहाँ तक कि वो बच्चा भी हैरान रह जाता है। फिर वो बच्चा अपने पैरों में गिरकर उससे धन्यवाद कह देता है। रेमंड मन में सोचता है कि अरे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो सच में अपने पैरों में गिर गया। फिर रेमंड बोलता है कि और यही नहीं, ये इतनी तेज गति से नीचे झुका कि मुझे पता ही नहीं चला कि अभी क्या हुआ।
फिर वो बच्चा एक फूल आगे बढ़ाता है और कहता है कि कुछ नहीं, केवल डीम रोजिन, मैं सिर्फ आपका सम्मान करता हूँ। इसलिए अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कृपया इसे स्वीकार करें। फिर रोजिन उस बच्चे से वो फूल ले लेती है और बाकी के जूनियर नाइट सोचते हैं कि इस बच्चे की कितनी अच्छी किस्मत है, ये तो अभी नौसिखिया है, अभी इसे आए हुए दिन ही कितने हुए। रेमंड इतने शोर को सुनकर उनसे बोलता है कि चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। फिर रेमंड उसके बारे में जानकारी पढ़कर मन में सोचता है कि हैसा ऑफ द रूट, ये बस अभी अभी भर्ती हुआ है, इसे तलवार चलाने नहीं आती, लेकिन इसके युद्ध कौशल के कारण इसे चुना गया है। ऐसा लगता है कि जैसे इसे उचित शिक्षा नहीं दी गई हो, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसे ट्रेन करने में काफी समय लगेगा, और ये अभी छोटा भी है। किसी भी तरह से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि ये रोशन के किसी काम में सहायता कर पाएगा। फिर रेमंड उसे बताता है कि जूनियर नाइट जो कि एडवांस नाइट के नीचे काम करता है, वो उनके परिवार के बराबर होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा समर्पण और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। क्या तुम इसे समझ गए और क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? ऐसा बोलता है, मैं अपना सबसे बेहतर करूंगा। रेमंड बोलता है, ये काफी नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई जूनियर अपने सीनियर का अपमान करे और उन्हें शर्मिंदा करे। इसमें तुम्हारे द्वारा पहले दिखाए गए जल्दबाजी वाले व्यवहार भी शामिल हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब तक तुम व्हाइट नाइट का नाम अपने नाम के साथ रखते हो, तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए कि तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी के साथ ही समाप्त नहीं होंगे। ऐसा बोलता है, जी सर, समझ गया। फिर रेमंड रोजिन से पूछता है कि तुम क्या सोचती हो रोजलिन? रोजिन बोलती है कि यह वो सब कुछ सीख सकता है जो उसे नहीं आता है। मेरे पास अभी लेटिसिया और एवरेट हैं। रेमंड बोलता है, अब वे जूनियर प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उनके पास अब अपनी ड्यूटी है। फिर रेमंड अपने आंखों के इशारे से बताता है कि मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा है, प्लीज इसके बारे में दोबारा सोचो। फिर रोशनी एक स्माइल देके उसे भी इशारों से बताती है कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ ठीक है। फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते समय ऐसा मन में सोचता है कि मैं सच में चुन लिया गया हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इनका जूनियर नाइट बनने जा रहा हूँ। मैं तो बस इन्हें दूर से देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ भर्ती हुआ था। भले ही यह मेरी तरह एक राक्षसी शान है, लेकिन यह अफवाहों वाली लड़ाइयों की हीरोइन है। थोड़ी देर चलने के बाद वे कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रोशनी उससे बोलती है कि ऐसा, क्या तुम मुझे अपनी राक्षसी शक्ति बता सकते हो? ऐसा बड़ी सावधानी से अपनी राक्षसी उत्तर बताता है, जिसे देखकर रोशनी मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये ब्लैक मून से बिल्कुल अलग है। अब मुझे समझ आया मैक्रोन क्या बताना चाहती थी जब उसने कहा था कि उनकी ऊर्जा बिल्कुल हमारी तरह है। फिर रोशनी बोलती है कि ये पहली बार है कि मैं किसी अन्य राक्षसी मानव को इतने करीब से देख रही हूँ, यह काफी दिलचस्प है। तभी ऐसा बोलता है कि तो फिर क्या शायद मैं भी आपकी राक्षसी ऊर्जा देख सकता हूँ, डेविड रोजलिन? रोशनी अपनी राक्षसी ऊर्जा बताने वाली होती है कि तभी खिड़की से मैक्रोन एकदम से अंदर आ जाती है और रोशनी से कुछ कहती है। रोशनी बोलती है, वो तुम्हारा मतलब कि तुम हमारा पैरा दोगी? ठीक है, फिर धन्यवाद। फिर रोशनी उसे अपनी राक्षसी ऊर्जा बताती है, जिसे देखकर ऐसा मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल रात के समय आसमान में तारों की तरह दिख रहा है। फिर राक्षसी कमीने जिन्होंने इलेवेनियम की सफेद रात चुरा ली, वे गंदे, घृणित और शापित चीजें हैं। अब तक मैं सोचता था कि ये सभी सब सच हैं, लेकिन क्या ये सभी सच सच में सच हैं? क्या मैं सच में घृणित और शापित हूँ? ये राक्षसी ऊर्जा तो बहुत सुंदर और अद्भुत है। काफी समय के बाद एवरहेड उस बच्चे से मिलता है और कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम ऐसा हो, मैं बेसिक नाइट एवरहेड हूँ, तुम मुझे भाई बुला सकते हो। मैंने सुना है कि तुम्हें भर्ती हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम सबसे कम उम्र वाले हो। क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। टीम रोजन ने मुझे तुम्हारा विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है, तो चलो फिर ढंग से सीखते हैं, ठीक है बच्चे? ऐसा मन में सोचता है कि नामुमकिन यह नहीं हो सकता, क्या यह व्यक्ति सच में डेम रोजन का नाइट है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा कहकर हैसा एवरेट को चुनौती दे देता है, वो उससे मुक्का मार देता है। थोड़े समय के बाद एवरेट लेटिसिया के साथ मिलता है और उसे कहता है कि मेरी बात सुनो लेटिसिया, सुनो कि वो बच्चा कितना भयानक था। लेटिसिया मन में सोचती है कि लेकिन रेमंड ने तो मुझसे कहा था कि वे बड़ी जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे क्योंकि वे मूल रूप से दोनों एक लड़के हैं। फिर एवरेट बोलता है कि उसने मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी, उसकी आंखें बहुत ज्यादा घमंडी थी। लेटिसिया पूछती है कि एक युद्ध, क्या तुम हार गए? एवरेट बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तलवार वाले युद्ध में जीत गया। लेटिसिया बोलती है, तलवार वाला युद्ध, इसका मतलब तुम हाथ वाले युद्ध में हार गए? फिर एवरहर्ट उस युद्ध के बारे में सोचता है जिसमें ऐसा ने उसे एक मुक्के से ढेर कर दिया था। और फिर वो लेटिसिया से बोलता है कि तुम्हें उस समय उसकी आंखें देखनी चाहिए थी। डेम रोजे के सामने वो एक बिल्ली के बच्चे की तरह नाटक कर रहा था,
तुम उसे मेरे लिए दंड दो लेटिसिया, क्योंकि तुम इससे ताकतवर हो। लेटिसिया उसे बोलती है, लूजर, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे कुछ सिखाओ, लेकिन तुम तो उससे लड़ पड़े। तुम उससे कितने बड़े हो? एवरेट बोलता है, हाँ लेकिन फिर भी। लेटिसिया बोलती है, सच में इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। फिर हमें दूसरी तरफ सर कैलिक्स और उसके जासूस को दिखाया जाता है। उसका जासूस बोलता है, यंग मास्टर, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो राक्षसी मानव है या नहीं? ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सबूत है। एलेक्स बोलता है, तुम्हारे पास बहुत सारे बहाने हैं, क्या इसलिए उसके कोई दस्तावेज नहीं है? जसूस बोलता है, यह पाना भी मुश्किल था, क्योंकि आप किसी विशेष चीज की खोज कर रहे हैं। एलेक्स बोलता है, ठीक है, अगर अब हम तुम्हारी मदद से यहाँ आ ही गए हैं तो बेहतर होगा कि हम अच्छे परिणाम प्राप्त करें। अंदर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि अंदर तो लड़ाई हो रही है और लोग उन पर पैसे लगा रहे हैं और अंदर बहुत ज्यादा शोर भी है। ये देखकर जासूस बोलता है कि क्या आप बिस्तर सच में इधर ये देखने के लिए आए हैं? आपका जीवन पहले से ही कठिन है, क्या आपको सच में ऐसी खुरदरी चीज का देखना चाहिए? कैरिक्स बोलता है, बस आदमी को ढूंढो अल्टर, हमें इस जासूस का नाम भी पता चल जाता है जो कि अल्टर होता है। तभी अल्टर बोलता है, अरे यंग मास्टर, वो देखिए कोने में खड़ा हरे बालों वाला व्यक्ति, वो वे व्यक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। फिर अल्टर सीधा उसके पास जाता है और इसे कहता है कि आपका स्वागत है, आपके व्यस्त कार्यक्रमों के बीच यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज अंदर आइए, क्या पीने के लिए कुछ लेंगे? वो व्यक्ति बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तभी पीछे से कैरिक्स बोलता है, आपको एकदम से बुलाने के लिए क्षमा करें। वह व्यक्ति उसे देखकर मन में सोचता है कि क्या यह एक नोबल है? ऐसा व्यक्ति मुझे क्यों ढूंढ रहा है? तभी कैरिक्स अपना हुड नीचे करता है कि तभी एकदम से वो व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, अरे तुम तो क्यूटी कैल हो। ये देखकर कैरिक्स अल्टर पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पीछे हंस रहा था। फिर वह व्यक्ति बोलता है, सर कैलिक्स, मेरा नाम गिलरेड है। आप मुझे, मेरा मतलब राक्षसी मानवों को क्यों ढूंढ रहे हैं? भले ही आपने हमें नहीं ढूंढा होता, आपके करीब पहले से एक राक्षसी मानव है। कैलिक्स मन में सोचता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किताब से कोई भी बहाना बना सकता हूँ। फिर कैलिक्स बोलता है कि सबसे पहले मैं आपसे इस घटिया तरीके से ढूंढने के लिए माफी मांगता हूँ। जिस कारण मैंने आपसे संपर्क किया है, ये बस मेरी जरूरतों के कारण है। ये बस एक सावधानी के लिए है। गिलरेड उनसे पूछता है कि सावधानी से आपका क्या मतलब है? कैरिक्स बोलता है, एक युद्ध के लिए ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो मैं आपके और राक्षसी मनुष्यों के लिए पेश कर रहा हूँ, जिन्हें आप जानते होंगे। मैं इस प्रस्ताव को चुनने के लिए तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, और अगर तुम मुझे मना भी कर दोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा। मैं अपनी बहन के नाम की कसम खाता हूँ। फिर दूसरी तरफ हमें ऐसा को दिखाया जाता है जो कि लेटिसिया को ग्रेट करता है। वो लेटिसिया उसे ग्रेट कर कहती है कि मैं फ्रोस्टोन की लेटिसिया हूँ, डेम रोजिंग की कमान के तहत एक बेसिक नाइट। जूनियर नाइट्स अपने सीनियर के साथ आगे बढ़ेंगे, इसलिए उनके कार्यों की जानकारी होना एक जूनियर नाइट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो सबसे पहली चीजें जो मैं तुम्हें सिखाऊंगी वो है कि तभी ऐसा बोलता है कि उससे पहले क्या मैं आपके साथ एक युद्ध के लिए अनुरोध कर सकता हूँ? एवरेट बोलता है कि देखा लेटिसिया, मैंने तुमसे कहा था ना। ये तभी लेटिसिया उसके मुंह पर टेप लगा देती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर लेटिसिया मन में सोचती है कि इसने एक मुक्के के साथ ही एवरहेड को फर्श में रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था। सच तो यह है कि ये इतने छोटे कद के साथ भी ये करने में संभव रहा था। इसका मतलब कि यह एक राक्षसी मानव है। मुझे यकीन है कि यह अपने शक्तियों के जरिए ही जीवित रहा होगा। फिर लेटिसिया बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आज हम जूनियर की नाइट्स की जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे। एफर्ट बोलने की कोशिश करता है कि क्या तुम लड़ाई से भाग रही हो? फिर लेटिसिया बोलती है कि फ्रोस्टोन परिवार में एक पारिवारिक कहावत है कि महिलाएं कभी नहीं हारती। आपको क्या लगता है इसका क्या अर्थ है? ऐसा बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिक शक्तिशाली हैं। लेटिसिया बोलती है, अगर आप मजबूत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार नहीं सकते। इस दुनिया में हर कोई हारता है। डेम रोजी मुझसे हर बार शतरंज में हार जाती है, इसका मतलब कि वो हर एक पहलुओं में अजय नहीं है। ऐसा बोलता है, लेकिन आपने तो अभी कहा कि आप कभी नहीं हारती। लेटिसिया बोलती है, ये जान लो कि युद्ध में कब उतरना है, और आप जब एक बार उतर जाओ तो कभी पीछे मत हटो। यही विजय का मार्ग है, ऐसा मेरा परिवार कहता है। अभी आपको मुझसे यावर्ट से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है जूनियर। अभी आपकी जिम्मेदारी टीम रोजिंग की सहायता करना है। आज आप इन कर्तव्यों को सीखने के लिए समय निकालेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको सीखना है कि आपको कब लड़ने की जरूरत है और आपको किस तरह की लड़ाई लड़नी है जूनियर। आप चाहे कितने भी मार क्यों ना हो, यह एक हारी हुई लड़ाई होगी। फिर ऐसा यह सुनकर अपना सिर नीचे करता है और कहता है कि मुझे मेरी बेवकूफी के लिए माफ करें, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ यह सीखूंगा। यह सुनकर लेटिसिया भी खुश हो जाती है और एवरार्ड के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर हमें रिचार्डिस के ग्रुप को दिखाया जाता है। रिचार्डिस रोजिन से बोलता है कि टीम रोजिन, मैंने सुना है कि तुमने एक और जूनियर नाइट की भर्ती की है। रोजी बोलती है,
हाँ, उसके बालों का रंग बिल्कुल उस बैरी वाइन की तरह है जिसे आपने और मैंने पिया था। वो अपनी आंखों के साथ हंसता है और वो बहुत ज्यादा प्यारा और सुंदर है। आगे से रेमंड गुस्से से बोलता है कि रोजिन तुमने मामूम के साथ क्या पिया था। नाथन उसे चुप कराता है कि अभी इसमें नहीं है। तभी रोजिन अपने घोड़े से कूदकर सीधे रिचार्ड्स के गाड़ी में चली जाती है, जिसे देखकर रेमंड पीछे चिल्लाता है, रोजिन मैंने तुम्हें इस तरह बनने के लिए नहीं पाला है। रोजिन गाड़ी के पर्दे को बंद कर देती है और कहती है कि अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। रिचार्डिस शर्माकर बोलता है, वो क्या है। रोजिन आगे बढ़ती है और रिचार्डिस के पास जाकर उसके कान में बोलती है कि मेरा जूनियर नाइट एक राक्षसी मानव है। मुझे नहीं लगता कि वो ब्लैक मून का सदस्य है और वो बहुत ज्यादा प्यारा है। रिचार्डिस बोलता है, खैर अगर कोई मुसीबत होती भी तो वो शुरू से ही नाइट्स में शामिल नहीं हो पाता। रोजिन बोलती है, यह एक रहस्य है इसलिए किसी को मत बताना। रिचार्डिस बोलता है, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा वैसे डेम रोजन, आपने मुझे बताया था कि आप शिकार प्रतियोगिता के बाद महानिबंदन नहीं गई हैं। रोजिन कहती है, हाँ मैं वहाँ नहीं गई। रिचार्डिस बोलता है, ये अच्छा हुआ कि आपको वहाँ घूमने दिए जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा भव्य और सुंदर है। तभी रिचार्डिस को घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कहता है कि अब वो ऐसा लगता है कि हम पहुंचने वाले हैं। तभी रिचार्डिस देखता है कि रोजिन को कुछ हो रहा है। रोजिन के दिमाग में कुछ आवाजें आती हैं, भागो रोजिन, जल्दी यहाँ से भागो, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी रोजिन एकदम से ऊपर उड़ जाती है, जिससे उसका सिर गाड़ी से बच जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। रिचार्डिस बोलता है, अरे क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, और आखिर तुम इतनी जल्दी से क्यों उठ गई। रोजी फिर मन में सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों। जैसे मैंने घंटियों की आवाज सुनी, मेरा सिर खुद ही उठ गया। मैं बस भागना चाहती थी, लेकिन आखिर किससे। फिर वे वहां उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद वहां के पंडित उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर रिचार्डिस उन्हें भी ग्रीट करता है और कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ पॉन्टिफेक्स लेहेंसी से मिलने आया हूँ, इसलिए मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रिचार्डिस उन पंडितों के बारे में अपने मन में सोचता है कि बेकार के कीड़े जो कि अपनी पवित्र शक्तियों पर भरोसा करके टैक्स का पैसा बर्बाद करते हैं। अंदर जाते ही सभी लोग रोशनी की तरफ शत्रुता की नजर से देखने लग पड़ते हैं। तभी दो गार्ड्स आकर रोशनी को अंदर जाने से रोक देते हैं। ये सब कुछ देखकर रिचार्डिस उनसे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। उनमें से एक गार्ड बोलता है कि मंदिर के नियमों के अनुसार यह राक्षसी मानव आशीर्वाद के द्वार की दहलीज को पार नहीं कर सकता। तभी रिचार्डिस ये सब बातें सुनकर अपने मन में गाली निकालता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हारे दिलवीम ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है। गार्ड बोलता है, हम इन नियमों को सैकड़ों वर्षों से मानते आ रहे हैं। फिर रिचार्डिस गुस्सा होकर बोलता है कि मेरे दयालु देववियों ने तुम्हें इस तरह का निर्देश दिया है। वो प्रकाश जो पृथ्वी पर फल उत्पन्न कर लोगों पर चमकता है और हमें आशीर्वाद देता है, क्या उसने तुम्हें बताया है कि राक्षसी मानव दुर्भाग्यशाली होते हैं, कि मैं उन्हें अपने मंदिर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। क्या उन्होंने तुम्हें सामने आके ऐसे निर्देश दिए थे। खैर यह सब शाश्वत इच्छाएं हैं, कानून नहीं। मंदिर के नियमों का पालन करने से पहले आपको सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता का पालन करना होगा, जिसे आपने स्वयं तय किया है। मैजेस्टी ने मेरी रक्षा के लिए टीम रोजिन को एक गार्डियन नाइट के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन तुम मेरे नाइट को नकार रहे हो जिसने मेरी इच्छा को जारी रखने की कसम खाई है। जो तलवार मेरे लोगों पर तानी जा रही है वो मेरे ऊपर भी तानी जा सकती है। तदनुसार अपना उच्चारण करें। ये सुनकर गार्ड्स डर जाते हैं और रोजिन को छोड़ देते हैं। रिचार्डिस रोजिन से पूछता है, टीम क्या तुम ठीक हो। रोजिन कहती है, हाँ। बाकी के नाइट्स भी रोजिन को पूछने लग पड़ते हैं। तभी रोजिन कुकीज खाते हुए मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह पक्का निश्चित रूप से शत्रुता की नजर थी। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद एक पंडित अंदर से आता है और कहता है कि माँ मैं यहाँ तक आने के तक आपको जो भी कष्ट हुए हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। रिचार्डिस पूछता है, मोन्टीफेक्स रेहेंसी किधर है। वो पंडित बोलता है कि मामी मोन्टीफेक्स लेंसी अभी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। रिचार्डिस बोलता है, वो पक्का अपने कमरे में आराम कर रहा होगा। ये पहली बार नहीं है कि वो अपना अहंकार मुझे दिखा रहा है। बहाने बनाना बंद करो। फिर वो पंडित उन्हें रास्ता दिखा देता है। अंदर जाने से पहले रिचार्डिस बोलता है कि सभी बाहर खड़े होकर पहरा दे। वो डेम रोजलिन, तुम्हें किसी अन्य स्थान में जाना चाहिए जो कि सुनने की सीमा से बाहर हो। सर रेमंड आप इसका ध्यान रखना। फिर रिचार्डिस मन में सोचता है कि हालांकि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। फिर रिचार्डिस बोलता है कि डेम रोजलिन अगर तुम्हें कोई उकसाता है तो तुम उसे पीट सकती हो। तभी कैप्टन स्टस बोलता है, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। आपातकालीन स्थिति में सर रेमंड आप उसकी जगह कर सकते हैं। रेमंड खुश होकर बोलता है, हाँ मैं उन्हें उचित मात्रा में पीटूंगा। मैं पहले बहुत नाराज था, इसलिए अब ये बढ़िया है। ये सुनकर कैप्टन स्टस बोलता है कि नहीं नहीं आप भी रहने दो। ऐसा करते हैं, सिर्फ चोटन को रोजिन के साथ खड़ा कर देते हैं। फिर चोटन और रोजिन दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहां निकलने के समय
लोग उनकी बातें करते हैं कि कितनी बुरी किस्मत है। यह तो वो राक्षसी मानव डेम रोजिन है। यह कितनी शर्म की बात है कि वो इधर आ गई है। चोटन बोलता है कि डेम रोजिन, अगर तुम मंदिर के माहौल से असहज महसूस कर रहे हो तो तुम महल वापस जा सकती हो। मैं रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। रोजिन बोलती है, मैं नहीं जाना चाहती। तभी जोरिन को पीछे से एक आवाज आती है। वो पीछे घूम कर देखती है कि उसके सामने दियास होता है। वे दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। दियास पूछता है, डेम रोजिन, क्या कुछ गलत है? तुम सही नहीं लग रही हो। रोजिन बोलती है, नहीं, मैं बस थोड़ा सा। तभी दियास उन लोगों की तरफ देखता है। वो फिर सर जोतन से बोलता है कि सर, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं डेम रोजिन को कुछ आराम के लिए यहाँ से ले जाऊं? दूसरी बिल्डिंग के पीछे एक छोटा सा गार्डन है। वहां से ज्यादा लोग नहीं गुजरेंगे। जब मेरा भाई बाहर आएगा तो वह इसे वहां से ले जा सकता है। गार्डन पहुंचने के बाद दियाज उसे बैठने के लिए कह देता है। रोजी उसे धन्यवाद कहती है। दियाज पूछता है, वो किस लिए? रोजी कहती है, मुझे मंदिर से बाहर ले जाने के लिए। दियाज बोलता है, मुझे खुशी है कि मैं आपकी सहायता कर सका। रोजलिन, तुम सचमुच बहुत समान हो। यह सुनकर रोजलिन पूछती है, समान? किसके समान? दियाज बोलता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं जाना करता था। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के साथ साथ हमारी इस सीरीज़ का पहला सीज़न भी यहीं ख़त्म होता है। लेकिन फिक्र मत करिए, इस सीरीज़ का अगला सीज़न जल्दी आ जाएगा। तब तक मैं एक नई सीरीज़ की वीडियो डालूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वे नई सीरीज़ भी पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।